Market Mantra, Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Mantra, Market Mantra, Mantra. Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm your anchor, Lalema Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Harsh Ranjan. नमस्कार, हाजिर हैं मार्केट मंत्र के एक और ताजा अंक के साथ। इस कार्यक्रम में देश विदेश की आर्थिक खबरों का जायजा लेंगे, साथ ही नजर डालेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों के चढ़ते उतरते ग्राफ पर, बात करेंगे बजट के बारे में, बात करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में, और स्टूडियो पर तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीनियर बिजनेस एडिटर ए.के. भट्टाचार्य मौजूद हैं। ए.के. भी आकाशवाणी में मार्केट मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। And now let's begin today's edition with the headlines in English. Well, Economic Survey projects India's GDP growth at 6.3 to 6.8% for financial year 2025-26. Finance Minister Nirmala Sitharaman to present Union Budget 2025-26 tomorrow. NSE and BSE to remain open for a special trading session. And benchmark domestic indices maintain positive trend. Nifty gains over 250 points. Sensex closes at 77,500. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। साल 2026 के लिए जीडीपी विकास दर 6.3 से 6.8% के बीच रहने का अनुमान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल साल 2025-26 का आम बजट संसद में पेश करेंगी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों बजट के मौके पर विशेष सत्र के लिए खुले रहेंगे। और घरेलू शेयर बाजारों में आज बढ़त, सेंसेक्स 741 अंक तो निफ्टी 259 अंक बढ़ा। वित्त वर्ष 2025 में भारत के वास्तविक यानी रियल सकल घरेलू उत्पाद में 6.4% की वृद्धि होने का अनुमान है, और वित्त वर्ष 2026 में यह वृद्धि 6.3 से 6.8% के बीच रहने की संभावना है। आज संसद के दोनों सदनों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण में यह अनुमान लगाया गया। आर्थिक सर्वेक्षण में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि घरेलू अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत बनी हुई है, जिसमें संतुलित राजकोषीय समेकन और स्थिर निजी खपत है। इसमें उल्लेख किया गया है कि देश ने कृषि और सेवा क्षेत्र द्वारा समर्थित स्थिर आर्थिक विकास प्रदर्शित किया है। रिकॉर्ड खरीफ उत्पादन और अनुकूल कृषि परिस्थितियों के कारण ग्रामीण मांग में सुधार देखा जा रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कमजोर वैश्विक मांग और घरेलू मौसमी परिस्थितियों के कारण विनिर्माण क्षेत्र को दबाव का सामना करना पड़ा। स्थिर घरेलू मांग को दर्शाते हुए निजी खपत भी स्थिर रही। सर्वेक्षण में उल्लेख किया गया है कि राजकोषीय अनुशासन और सेवा व्यापार अधिशेष और स्वस्थ प्रेषण वृद्धि द्वारा समर्थित मजबूत बाहरी संतुलन ने व्यापक आर्थिक स्थिरता में योगदान दिया। सर्वेक्षण ने देश की मध्यम अवधि की विकास क्षमता को मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर के संरचनात्मक सुधारों और विनियमन के माध्यम से देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने पर भी जोर दिया। सर्वेक्षण में बताया गया है कि 2011-12 में स्थिर मूल्यों पर देश की जीडीपी वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में 6.7% और दूसरी तिमाही में 5.4% बढ़ी है। इसका मतलब है कि चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6% होगी। वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में कृषि विकास स्थिर रहा, जबकि दूसरी तिमाही में 3.5% की वृद्धि दर दर्ज की गई। खरीफ उत्पादन सामान्य से अधिक, मानसून और पर्याप्त जलाशय स्तर ने कृषि विकास को पूरा समर्थन दिया हुआ है। सर्वेक्षण में बताया गया है कि राजकोषीय अनुशासन में लगातार सुधार हुआ है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 में 5.4% से घटकर अप्रैल से दिसंबर 2024 में 4.9% हो गई। खाद्य कीमतों में दबाव आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों और मौसम की स्थिति में अनिश्चितताओं जैसे कारकों से प्रेरित है। और इस पर एक भी आपकी एक्सपर्ट
टिप्पणी, एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए। आज की अगर हाइलाइट्स की बात करें इकोनॉमिक सर्वे की, तो उसे आप कैसे कहें? देखिए, जैसे आपने कहा कि जो ग्रोथ रेट की बात की आपने, इकोनॉमिक सर्वे में ये साफ कह दिया गया है कि 6.4% इस वित्त वर्ष में इसका ग्रोथ है और अगले वित्त वर्ष में ज़्यादा कोई इंक्रीज नहीं होगा, 6.3 to 6.8 के रेंज में रहेगा। अल्टीमेटली वो कहाँ पे जाता है वो हमें देखना पड़ेगा। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो इकोनॉमिक सर्वे का जो दृष्टिकोण जो है वो काफ़ी वास्तविकता से भरपूर है, क्योंकि इसमें कोई काल्पनिक कोई बात नहीं कही गई है जिससे कि ग्रोथ में बहुत ज़्यादा चढ़ाव आने वाला है या ग्रोथ में चैलेंजेस नहीं हैं। इकोनॉमिक सर्वे को अगर आप पूरी तरह से पढ़ेंगे आपको मालूम पड़ जाएगा कि जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अनंत नागेश्वरन जी ने, उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि जो हमारी जो चैलेंजेस जो हैं वो ये ग्रोथ चैलेंजेस 6.3 और 6.8% से बढ़ के अगर करना है तो हमें दूसरी तरह की नीतिगत परिवर्तनें लानी होंगी। और वो नीतिगत परिवर्तनें कैसी होंगी, उन्होंने एक का वो दिया है कि अब टैक्स या इन्वेस्टमेंट से ही काम नहीं चलेगा, उससे ज़्यादा ज़रूरत है कि डीरेगुलेशन स्टिमुलस। उन्होंने उसका एक कहा है कि डीरेगुलेशन स्टिमुलस, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी जो सरकारी जो नीतियां हैं, जो प्रोसीडियर्स जो हैं, उनमें उनकी शिथिल करना, उनका जरा उदारीकरण करना। तो और उन्होंने ये भी एक जिक्र किया है कि जो फर्स्ट स्टेज ऑफ जो उदारीकरण और जो शिथिलीकरण जो हुआ है वो डिजिटल लॉज में हुए हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हुए हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हुआ है। पर वो कहते हैं कि वो अगली जो कड़ी जो है वो बहुत ज़रूरी है और उसकी डीरेगुलेशन स्टिमुलस की बहुत सख्त ज़रूरत है। और उससे हम हमारी जो ग्रोथ की जो गति जो है उसको हम और भी आगे ले जा सकते हैं। मैं ये मानता हूँ कि इस इकोनॉमिक सर्वे में इसका ये जो एक वाणी उनकी आई है, ये वाणी बहुत ही एक महत्वपूर्ण वाणी है, क्योंकि ये आम जो रिफॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं, ये कि इनकम टैक्स घटा दीजिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ा दीजिए, पर ये कह रहे हैं कि एक मूल एक परिवर्तन की बात कर रहे हैं, जो बेसिक जो एक ढांचा का परिवर्तन करें। मैं समझता हूं कि अगर इकोनॉमिक सर्वे की ये वाणी अगर सरकार अपने अमल करने की अगर वो साहसिकता या करे दिखाए, मैं समझता हूं कि अर्थनीति के लिए ये बहुत बड़ी एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। राह तो उन्होंने दिखा दी है, अब इस पे चलने की बात। और उनको उसके लिए उन्होंने चार्ट से उन्होंने साफ कह दिया कि स्टेज 1 में क्या हुआ है और स्टेज 2 में क्या होना चाहिए। और उन्होंने एक वैश्विक परिस्थिति का भी एक वर्णन किया है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, और हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो कैपेसिटी जो है उसको हमें किस तरह से और भी वृद्धि करना है। उन्होंने कैपेसिटी की बात की है कि हमारी जो कैपेसिटी जो है वो बड़े पैमाने में और एफिशिएंटली बड़े पैमाने में उसको मैन्युफैक्चरिंग करना, उसके लिए वो स्टेज 2 की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसे उन्होंने कहा है कि डीरेगुलेशन स्टिमुलस, वो उनकी बहुत सख्त ज़रूरत है। और एक इकोनॉमिक सर्वे होने के नाते दो चीज़ होती हैं। एक तो होता है कि डेटा मिलता है, और ये इस बार ये डेटा ज़्यादा नए नहीं थे, क्योंकि 7 महीने पहले ही उन्होंने एक इकोनॉमिक सर्वे पेश की थी, उसकी जिक्र उन्होंने अपने सर्वे में की है कि नया क्या हो सकता है। इसमें ज़्यादा कुछ नया तो नहीं होगा। आजकल के डेटा भी बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आ जाते हैं। ये 6.4% करंट ग्रोथ रेट जो उन्होंने बताया इस साल का, वो एक्चुअली नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का ग्रोथ रेट 7 जनवरी को आया था। तो उन्होंने ये एक ऐसा एक लैंडस्केप क्रिएट किया है जिसमें मैं समझता हूं कि ये सेकंड जनरेशन रिफॉर्म, और वो रिफॉर्म स्टेट्स के साथ होना चाहिए। जैसे उन्होंने टैरिफ और ट्रेड कॉस्ट को कम करने के लिए उन्होंने कहा है कि किस तरह से टैरिफ और फीस
जो स्टेट्स लोग या सेंट्रल डिपार्टमेंट्स जो लगाते हैं उसको किस तरह से और भी एफिशिएंट बनाना चाहिए। तो अगर आप इकोनॉमिक सर्वे को पूरी तरह से अगर पढ़ें, मैं समझता हूं कि इसमें बजट से ज़्यादा गवर्नेंस रिफॉर्म में ज़्यादा जोर दिया गया है, और ये इस सर्वे का एक मैं मानता हूँ खूबी है। Mr. Bhattacharya, I think deregulation would be the buzzword for the economic survey, and yet it's going to be a tightrope walk for the government because, as they say, one man's floor is another man's roof. So if something is good for consumer, it may be bad for the industry and vice versa. So that will be a tightrope walk. Let's move on to agriculture. Agriculture has never let us down, and fortunately we are largely an agricultural economy. Even during the pandemic, the agricultural growth was good. This time we can credit good agricultural growth to good kharif crops and a good monsoon. Good monsoon has both sides to it. It means good reservoirs, filled reservoirs. Also, it can disrupt, for example, disrupt mining and construction. What do you say to that? Well, I think the economic survey, Mr. Nageshwaran underlines that agriculture has done well. As a matter of fact, from a growth of around less than 2% last year, the current year it will be growing at around 3% or so, and he projects agriculture to continue to do well. But he's also raised one major area of concern, which is climate change. Right. And he underlines the importance of exploring irrigation techniques by which the climate change risks are mitigated. So our agriculture needs not only to be more productive and more efficient, but also it needs to be climate change resistant, in the sense that if the agricultural growth, which almost 42% of our total workforce are actually are employed in this sector. So therefore, that sector has to remain vibrant. You talked about the mining and the allied sector. This comes under the primary sector. So far, we have seen that the mining sector is also affected by the climate issues, environment issues. So it will be a tight rope walk, as you mentioned. But I think our agriculture, given some of the initiatives that have been taken, not only at the central level but also at the state level, I would say that if we can make sure that our subsidy regime in agriculture is more geared to making farm activities more remunerative, then I would say that it's a good prospects ahead. और चूंकि आप एग्रीकल्चर सेक्टर की भी बात कर रहे थे, वैश्विक परिस्थितियों को देखें, अमेरिका को देखें, यूरोप को देखें, अमेरिका में नए शासन को देखें, तो उसके हिसाब से जो सर्विसेज सेक्टर हैं, भारत काफी आगे है, उसमें जीडीपी पे अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है, 50% के आसपास। उसकी क्या संभावना आपको लग रही है इस साल? उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे की, अगर आप देखें इकोनॉमिक सर्वे में, उन्होंने कहा है कि जो सर्विसेज सेक्टर जो है वो एक बहुत बड़ा एक योगदान कर सकता है, और वो कर भी रहा है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की बात करें या सर्विसेज सेक्टर की बात करें, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स की बात करें, पर जो ग्लोबल एनवायरनमेंट जो है वो ज़्यादा कंड्यूसिव नहीं है, क्योंकि जो पोस्ट ट्रम्प जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टैरिफ की बात कर रहा है, और हम अगर उस टैरिफ के झगड़े में फंस जाए तो मैं समझता हूँ हमारी एक्सपोर्ट्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में भी काफ़ी हानि आ सकती है। तो ये चीज़ इकोनॉमिक सर्वे में एक इशारा किया गया है, और इसीलिए सर्विसेज एक्सपोर्ट्स और सर्विसेज सेक्टर को ठीक तरह से प्रॉपरली इसके जो प्रॉब्लम्स एड्रेस कर रहे हैं। एक चीज़ मैं इकोनॉमिक सर्वे के बारे में आपकी दृष्टि आकर्षण करता हूं, क्योंकि आपके श्रोता लोग बहुत इसमें ख्याल रखेंगे। इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया गया कि बजट में क्या होगा या नहीं होगा। ये मैं मानता हूं कि बहुत एक अच्छी परंपरा की शुरुआत है, शुरुआत जिसमें कि ये एक आर्थिक सर्वेक्षण ही है जी। और ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूं एक कदम है, इसको हमें और भी आगे ले जाना है। और दूसरी बात ये है
कि इस आर्थिक सर्वेक्षण में एक छोटी पुस्तिका की एक भी उन्होंने शामिल किया है, जिस पुस्तिका में एक विजुअली ग्राफिक से वो हमारी भारतीय अर्थनीति की गति कैसी रही, किस दिशा में गई, किस गति में गई, उसका भी एक पूरी तरह से एक बयान दिया गया है। तो जो लोग इकोनॉमिक सर्वे को पूरी तरह से पढ़ना चाहेंगे वो पढ़ सकते हैं, और जो लोग वो 20-30 पन्नों में एक ग्राफिकली वो चीज को समझना चाहेंगे कि किस तरह से भारतीय अर्थनीति किस दिशा में जा रही है, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा एक लाभ होगा। Right, 480 pages versus 20-30 pages. Absolutely. Right. When you talked of minerals and climate change, I was just thinking of the fact that now the government has come up with a critical mineral mission, because That's it right. badly needs minerals like lithium and molybdenum. And KABIL has been formed, which is focusing on lithium and cobalt, because now we are moving into semiconductor and batteries. So that is also going to be a absolutely. I tough think the walk policy thrust is very clear. The missions have been announced. Semiconductor is becoming a very area of major focus. There's a plan that India's first even the AI based semiconductor projects will be in place in maybe the end of next year. So I think these are all new areas, new tech areas, and we will see a lot of action and policy overtures here. Right. Well, Finance Minister Nirmala Sitharaman will present the Union Budget for the year 25-26 tomorrow, marking her 8th consecutive budget in a row. In a break from the usual weekend routine, the key market exchanges, Bombay Stock Exchange and the National Stock Exchange, will remain open for trading on Saturday, the 1st of February, on the budget day. This is only the third instance when the share market will remain open on a Saturday for the budget. The markets were open on the 1st of February 2020 and the 28th of February 2015 when the Union Budget was presented. The equity markets will be open from 9:15 a.m. to 3:30 p.m. while the commodity derivatives market will extend its trading until 5 p.m. In addition to equity and commodity derivatives trading, the Multi-Commodity Exchange of India will also conduct a live trading session on the same day. Union Budget 2025-26. Tune in to Akashvani News for a special day-long live program on the Union Budget 2025-26. In-depth analysis by experts. Special budget bulletins. Reaction on the budget. And exclusive interviews. Tune into Akashvani Gold Channel, 100.1 MHz and other frequencies. From 10:10 a.m. to 10 p.m. on Saturday, the 1st of February. Also, Akashvani, friends, will bring you day-long special live discussion program on the budget tomorrow. On that account, there will be no Market Mantra programs. So I hope you have made note of that, friends. And yes, बिल्कुल कल सेंसेक्स निफ्टी कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, क्या वोलेटिलिटी है, ये सब बजट के दौरान हम देख पाएंगे। बजट पेश होगा। और अगर हम आज की बात करें या आज के मार्केट की बात करने से पहले आपका एक ब्रीफ टिप्पणी हम चाहते हैं। सबकी ये उम्मीद होती है कि इस बार के बजट में खास क्या रहेगा। आम लोग जो होते हैं वो टैक्सेशन को लेकर, देखिए, बजट का जो संदर्भ जो है वो बहुत ही जरूरी समझना है। बजट का संदर्भ है कि भारतीय अर्थनीति, और भारतीय अर्थनीति में जो कोई अर्थनीति में दो चीज होती हैं। एक तो होता है कि किस तरह से जो डिमांड है आपकी, जो चाहिदा जिसे कहेंगे, और एक तरफ होता है कि इन्वेस्टमेंट। ये दोनों पहिए जो हैं ये ग्रोथ को बरकरार रखती है। तो इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं आ रहा है और सरकारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और उधर जो डिमांड थोड़ी बहुत ढीली हो चुकी है। तो एक्सपेक्टेशंस जो बजट में आनी चाहिए कि बजट किस तरह से डिमांड को बढ़ा सके और इन्वेस्टमेंट की जो गति और रफ्तार को वो मेंटेन कर सके। तो मैं ये समझता हूं कि ये, और उसके साथ साथ जो वित्तीय अनुशासन जो है उसको भी बरकरार रखे। तो जो इशारा जो आ रहा है वो कि वित्तीय अनुशासन का जो एक कमिटमेंट जो है वो एकदम इंटैक्ट रहेगा, और डिमांड को बढ़ाने के लिए शायद टैक्स रिलीफ दी जा सकती है, और इन्वेस्टमेंट
को बढ़ाने के लिए सरकार जैसे उन्होंने अपने आप पहले कहा है कि जो सरकार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ना चाहिए। इस साल में जो सरकारी इन्वेस्टमेंट है को थोड़ा बहुत धक्का पहुंचा है, इलेक्शन भी था और बाकी अभी भी अगर दिसंबर तक का जो आंकड़ा देखेंगे उसमें थोड़ी ही वृद्धि हुई है, जो टारगेट से काफ़ी नीचे है। तो मैं समझता हूं कि इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। और इकोनॉमिक सर्वे में अगर आप देखेंगे ये बहुत ही साफ उन्होंने कर दिया इकोनॉमिक सर्वे में कि प्राइवेट सेक्टर ने इन्वेस्ट नहीं किया है और उन्होंने अपना प्रॉफिट मेंटेन किया है और अर्बन वेजेस अपनी सैलरी को उन्होंने काटा है, तो और उन्होंने प्रॉफिट इसीलिए किया है। तो मैं समझता हूं इकोनॉमिक सर्वे अगर आप उससे कोई इशारा लेना चाहें तो यही है कि सरकार अपनी दिशा से इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ाती रहेगी और सप्लाई साइड से डिमांड साइड से वो जो कंजम्पशन डिमांड किस तरह से बढ़ सके, शायद इनकम टैक्स रिलीफ हो या कुछ टैरिफ कोई रिडक्शन हो जिससे कि लोगों के हाथ में थोड़ा ज्यादा, क्योंकि जब लोगों के हाथ में पैसे होंगे तो वो सामान खरीदेंगे और डिमांड को वो बूस्ट करेगा। और आज के मार्केट पर बात करेंगे। आज बेंचमार्क घरेलू इक्विटी सूचकांकों में पॉजिटिविटी बनी रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 741 अंक बढ़ा, 77,500 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 259 अंक बढ़कर 23,508 के स्तर पर पहुंच गया। विस्तारित बाजार की बात करेंगे, ये भी सकारात्मक दायरे में रहे। मिड कैप इंडेक्स 1.7% से अधिक और स्मॉल कैप इंडेक्स 1.8% से अधिक बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स पैक में 30 में से 24 कंपनियों में आज बढ़त दर्ज की गई है। All right, benchmark domestic equity indices today maintained their positive trend amid buying across all sectors and release of key earning reports. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange, Sensex, surged 741 points or 0.97% to close at 77,500. Similarly, the National Stock Exchange Nifty 50 soared 259 points or 1.11% to settle at 23,508. The broader market indices at the BSE also ended in positive territory. The mid-cap index rose over 1.7% and the small-cap index increased over 1.8%. In the Sensex index, 24 out of 30 companies logged gains. Among the top gainers, Larsen & Toubro rose over 4.3%, Nestle India advanced over 4.2%, and IndusInd Bank gained more than 3.6%. Meanwhile, in the top laggards, ITC Hotels tanked almost 3%, Bharti Airtel shed over 0.7%, and Bajaj Financial Services dropped over 0.4%. In sectoral indices at the BSE, all 21 sectors ended in positive territory. Among the top gainers, capital goods gained over 3.8%, industrials added over 3.6%, and consumer durables increased more than 2.7%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,719 companies advanced and 1,203 declined, while 125 remained unchanged. At the National Stock Exchange, 21 companies hit their 52-week high, while 58 hit their 52-week low. And what about the rupee, Harsh? अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले मामूली बढ़त के साथ 86 रुपये 61 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 108.25 पर था। और इसके साथ ही ग्लोबल मार्केट्स की भी बात कर लें। प्रमुख एशियाई बाजारों में आज मिला जुला रुख रहा। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 1.4% से अधिक की बढ़त रही। जापान का निकेई सूचकांक 0.15% बढ़ा, जबकि दक्षिण कोरियाई बाजार के कॉस्पी में 0.7% की गिरावट आई। इस बीच चंद्र नव वर्ष की छुट्टी के कारण हांगकांग और चीन के बाजार आज बंद रहे। प्रमुख यूरोपीय बाजार आज बढ़त में थे। फ्रांस का कैक 40 0.4% मजबूत हुआ। लंदन के फुट्सी और जर्मनी के डैक्स में 0.2% की तेजी दर्ज की गई है। Alright, India's foreign exchange reserves increased by over $5.57 billion to $629.55 billion in the week ending January 24. The latest data released by the Reserve Bank of India show today. The uptick was primarily attributed to a significant gain in foreign currency
currency assets, FCA, a major component of the reserves that surged $4.75 billion to over $537.89 billion during the week. Additionally, gold reserves were up by $704 million, totaling to over $69.65 billion. And now a look at the India's infrastructure output, which constitutes about 2/5 of the country's industrial production, increased by 4% in December 2024 on an annual basis. This growth was driven by an increase in 7 of the 8 core sectors during the month. The production of coal, electricity, steel, cement, refinery products, fertilizers and crude oil recorded positive growth. According to provisional data released by the Ministry of Commerce and Industry, coal production increased by 5.3%, petroleum refinery products rose by 2.8%, fertilizers witnessed an uptick of 1.7%, steel increased by 5.1%, cement increased by 4%, electricity gained 5.1%, and crude oil rose 0.6% in December 2024. Meanwhile, natural gas declined by 1.8% in comparison to the same month last year. And yes. Now, Mr. Bhattacharya, we thought that US would loom large. The shadow of the presidency of Mr. Trump would loom over the economic survey, but it was China which took a lot of the fear or the anxiety. The China, of course, China did figure. China did figure more prominently, but US also figured in the economic survey because also if you see what's really happening in the US, the threat of tariff, where the US President, Mr. Donald Trump, is actually already threatened that he will impose tariffs on both Canada and Mexico from tomorrow. So the economic survey did not specifically mention, it could not have mentioned specifically of what Mr. Trump would do, but the threat of tariff did loom large in the economic survey. And also China figured probably as one of the countries with whom the government, India, should actually negotiate very tactfully and keeping the Indian national interest in mind on how the relations can prosper. So far we have seen some sort of a thaw in the relationship, but one has to be very, very cautious while dealing with China. That is what past tells us. Yes, and we are dependent on China for a lot of raw materials. Yes. All right, let's take a look at the U.S. markets. Well, U.S. stocks gained yesterday as investors digested a stack of key earnings reports. The S&P 500 rose over 0.5%. Dow Jones Industrial Average gained 0.38%, and tech-heavy Nasdaq Composite added 0.25%. And oil, well, oil prices edged down today and were on course for a weekly decline. Brent crude was trading over 0.3% down at $76.58 per barrel, and WTI crude also declined 0.3% to trade at around $72.51 per barrel when reports last came in. और सोने की कीमतों में आज बढ़त रही है. भारत में 24 कैरेट सोना 1.13% बढ़कर 82,300 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था. वहीं चांदी में 1.27% की बढ़त रही. 1 किलो चांदी की कीमत 94,250 रुपये के स्तर पर दर्ज की गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 0.41% बढ़कर 82,062 रुपये प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था. आज के एपिसोड में इतना ही. वक्त खत्म हो रहा है. एक भट्टाचार्य साहब, आप आए स्टूडियो में, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार, धन्यवाद. Thank you, sir. And friends, before we close, here's a reminder of the headlines. Well, Economic Survey projects India's GDP growth at 6.3 to 6.8% for financial year 2025-26. Finance Minister Nirmala Sitharaman to present Union Budget 2025-26 tomorrow. NSE and BSE to remain open for special trading session. And benchmark domestic indices maintain positive trend. Nifty gains over 250 points. Sensex closes at 77,500. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra as we wait with bated breath about tomorrow's country's budget.
It's time for us to wind up. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor, Harsh Ranjan, signing off. Namaskar. नमस्कार. Market Mantra.